हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु कुमार। आज मैं आप लोग को वायुमंडल का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के माध्यम से मैं आप लोग को विशेष जानकारी दूंगा और आप लोग वीडियो पर बने रहें और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिएगा, तब जो है वायुमंडल के बारे में सही रूप से समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम वायुमंडल क्या है और इसमें कौन कौन सी गैसें का जो है विश्लेषण किया गया है, उस सारे गैसें के बारे में आज हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका सवाल बनता है कि वायुमंडल कहते किसको है। ठीक है ना। तो कहा जाता है कि पृथ्वी के चारों ओर से जो घिरे हुए जो वायुमंडल के जो विस्तृत फैलाव जो होता है और इसका जो ऊपरी परत के अध्ययन को वायु मंडल कहते हैं। ठीक है ना। यानी पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के जो विस्तृत फैलाव होते हैं उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहा जाता है। कहा जाता है कि वायुमंडल का जो ऊपरी जो परत होता है उस ऊपरी परत को हम वायुर्विज्ञान के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत को हम वायुर्विज्ञान के नाम से जानते हैं और पृथ्वी के निचले परत को हम ऋतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। यानी पृथ्वी के जो ऊपरी परत हुआ है ना, यानी आपका पृथ्वी का वायुमंडल का जो ऊपरी जो परत हुआ उसको कहेंगे वायुर्विज्ञान और वायुमंडल का जो निचली जो परत है उसको हम कहेंगे ऋतु विज्ञान। ठीक है ना। अब कहा जाता है कि अगर आयतन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आयतन के अनुसार जो है वायुमंडल में जो होता है 30 मील के अंदर है ना, 30 मील के अंदर एक विभिन्न गैसों का क्या हुआ है मिश्रण देखने को मिलता है, जो कुछ इस प्रकार से गैसें हैं आयतन के हिसाब से देखा जाए तो। यानी आयतन के हिसाब से वायुमंडल में गैसों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है ना। आयतन के हिसाब से देखा जाए तो वायुमंडल में गैसों का मिश्रण पाया जाता है और वो भी जो है आपका 30 मील के जो भी अंदर है वायुमंडल में ये सब गैसों का सारा मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो देख चलते हैं क्या क्या कौन कौन सा गैस का मिश्रण पाया जाता है। सबसे पहला आपका आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78%। फिर आपका देखा जाए तो ऑक्सीजन 21% लगभग में है ना। तीसरा अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। चौथा अगर देखा जाए आर्गन है ना, लगभग में आपका 1% मापा जाता है। यानी पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इसमें आपका आता है माप के हिसाब से 78.07%। अगर इसको पूर्ण रूप से मापेंगे तो 20.93% और इसको आता है 0.03% और इसका आता है 0.97%। इस तरह से कुछ क्या है गैसों का मिश्रण देखने को मिलता है। अब जो है महत्वपूर्ण गैस के बारे में जानेंगे, यानी वायुमंडल का कुछ महत्वपूर्ण गैस। ठीक है ना। जैसे महत्वपूर्ण गैस में आपका आता है पहला नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरा नंबर पर आपका आता है ऑक्सीजन, तीसरा पर अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा पोजीशन पर देखा जाए तो ओजोन, पांचवा में आपका आता है जल वाष्प। तो इस प्रकार से कुछ गैसों का क्या है महत्वपूर्ण
बताया गया है वायुमंडल में, और बारी बारी से हम सारे गैस का विश्लेषण करेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा, और ज़रूरत हो तो नोट्स कॉपी में अपना नोट्स के माध्यम से उतारते जाइएगा। जो भी कुछ मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। ये हमेशा जो है आपका ज्योग्राफी चैप्टर से जो है रिलेशनशिप करता है इसको, और आपका जो है मेन पॉइंट जो है गैसों के माध्यम से कंपटीशन एग्जाम में हो गया बहुत सारा चीज़, है ना। देख क्वेश्चन पूछ देता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है। 10 क्लास के जो भी एग्जाम पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत सारे चीज़ आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। तो ये 10 का जो विद्यार्थियों को खास करके ज़्यादा फ़ायदा कर जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से बस देखते रहिए, जो भी कुछ अगर आप लोग को लगे कि नहीं इसमें कुछ हमको सीखने वाली चीज़ है, कुछ बेहतरीन चीज़ है, तो कम से कम नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन होता क्या है। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। चलिए पहला जो आपका है क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस के बारे में हम लोग जो है विस्तार रूप से जानेंगे, ठीक है, कि नाइट्रोजन गैस होती क्या है। तो कहा जाता है कि इस गैस का जो परसेंटेज जो है सबसे पहले देखा जाए तो सभी गैसों की अपेक्षाएं नाइट्रोजन गैस का जो परसेंटेज है बहुत विशेष रूप से देखने को मिलता है, ठीक है ना। जो भी गैस हम लोग आपको बताए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, ये सब जो भी सारे गैसें हैं, उस गैसों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले में अभी कितना था इसका, 28%। सवाल भी आता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सी है, तो हम नाइट्रोजन करते हैं। ये भी पूछता था कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज मात्राएं जो होता है कितना होता है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि हम 78%, ठीक है ना। फिर और इसका अगर विस्तारित रूप से अगर देखा जाए तो इस गैस का कोई ना रंग होता है, ना ही कोई गंध होती है, और ना ही इसका कोई स्वाद होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन गैस का ना ही कोई रंग होता है, ना ही कोई स्वाद होता है, और ना ही इसका गंध होती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है। तो इस गैस के अगर उपस्थिति के कारण ही क्या होता है ना, वायुदाब। इस गैस के उपस्थिति के कारण, है ना, इसकी उपस्थिति के कारण, इसकी उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवन शक्ति, ठीक है। इस गैस का उपस्थिति यानी जो नाइट्रोजन गैस जब तक उपस्थित रहेगा तब तक क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, वायुदाब हो गया, पवनों की शक्ति, पवन शक्ति, और प्रकाश का जो प्रवर्तन जो होता है ना उसको आभास होता है। वायुदाब, पवन शक्ति तथा प्रकाश का परावर्तन का आभास होता है, ठीक है। और अगर इसके बारे में अगर विशेषता रूप से अगर देखा जाए तो कहा जाता है ना कि इस गैस का सबसे बड़ा लाभ हमको यही मिलता है, इस गैस से, कौन सी गैस से, नाइट्रोजन गैस से सबसे बड़ा लाभ हमको क्या मिलता है, सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि वस्तु को, जो कोई भी वस्तु जब तेजी से जब जलता है ना, तो कोई भी वस्तु में जब तेजी से आग पकड़ लेता है और जलने के लिए पूरा प्रेरित हो जाता है ना, तो इसको कंट्रोल करने की क्षमता होता है कौन गैस में, नाइट्रोजन गैस में। यानी नाइट्रोजन गैस से ही हम क्या कर सकते हैं, आग पर काबू पा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके जो कोई भी तेजी से वस्तु जो जलता है ना पूरा धधक करके, तो नाइट्रोजन गैस जो होता है उसको कंट्रोल करने की क्षमता करता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस के माध्यम से जो है जो कोई भी तेजी से अगर तीव्रता से अगर कोई भी अगर पदार्थ अगर जलना शुरू हो जाए या कोई भी कहीं पर आग लग जाए, तो जो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में जो होती है गैस, उस वो जो गैस होता है आग को नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है, ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो गैस होती है उसको होना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि जो है बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न ना हो। फिर बताया गया है कि अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस अगर ना होता, है ना, अगर
वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस अगर ना होता तो आग पर काबू पाना नामुमकिन था, ठीक है ना। फिर अगर और गैस के बारे में अगर इसको देखा जाए तो नाइट्रोजन से जो होता है पेड़ पौधों को प्रोटीन मिलती है ना। इस गैस से पेड़ पौधों को प्रोटीन मिलती है, ठीक है ना। यानी पेड़ पौधों का जो प्रोटीन जो होता है ना, नाइट्रोजन गैस के माध्यम से ही मिलता है, इसलिए पौधों में इस गैस का जो है भोजन का मुख्य अंग माना जाता है, ठीक है ना। और इस गैस का जो है ना वायुमंडल में जो है फैलाव जो है आपको 128 किलोमीटर से ऊपर मिलेगा, यानी 128 किलोमीटर जब है ऊपर की ओर ऊपर फैलाव मिलता है, ठीक है ना। जब भी आप 128 किलोमीटर के ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की ओर जब जाया जाता है तो इसमें नाइट्रोजन गैस का जो है पूर्ण रूप से फैलाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से है जो है आपको नाइट्रोजन गैस के बारे में बताए हैं। अगला आपका है ऑक्सीजन, ठीक है ना। अगला क्या है आपका ऑक्सीजन है। अब देखिए ऑक्सीजन के बारे में देखिए जानते हैं, कहता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है कि इसके अनुपस्थिति के कारण कोई भी पदार्थ को हम जला नहीं सकते हैं। जब तक ऑक्सीजन रहेगा तभी जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को जला पाएंगे। ऐसे हम इसकी उपस्थिति के कारण आग का संपर्क नहीं आएगा इसमें, है ना। ऑक्सीजन रहेगा तभी कोई चीज़ जलेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। जैसे एक मोमबत्ती है, अगर मोमबत्ती को अगर जला दिया जाए तो जब तक उसके चारों ओर ऑक्सीजन रहेगा तब तक वो मोमबत्ती जो रहेगी हमेशा जलते रहेगा। लेकिन अगर वही जो है मोमबत्ती को जला दिया जाए और उस मोमबत्ती से ऊपर से अगर ग्लास से अगर ढक दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बंद हो जाता है और वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बना देता है, जिसके कारण पूर्ण रूप से गैस जो है गिलास में फैल जाती है और जिसके कारण क्या होता है, जलती मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है ऑक्सीजन के उपस्थिति के कारण जो है कोई भी चीज़ को जला सकते हैं, इसका अनुपस्थिति के कारण कोई भी चीज़ को जला नहीं सकते हैं, ठीक है ना। कहा जाता है कि ऑक्सीजन की जो परसेंटेज जो मात्रा बताए थे आपको, कितना बताए थे, लगभग 21%, है ना। अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो लगभग 21% जो है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में पाया जाता है। और कहा जाता है यह अन्य पदार्थों को क्या होता है, इसके साथ मिलकर जलने का कार्य करती है, ठीक है ना। फिर कहा गया कि यह जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। ऑक्सीजन जो गैस है ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो गैस है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है, यानी आपका जो एनर्जेटिक जो काम करता है ना तो ऑक्सीजन के माध्यम से ही ऊर्जा मिलती है। फिर कहा जाता है कि यह ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत तो है ही, और क्या यह गैस को वायुमंडल में क्या होता है 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ मिलेगा। यानी इसका जो फैलाव बताए थे नाइट्रोजन का 108 किलोमीटर के ऊपर जाएगा तब, लेकिन आपका जो ऑक्सीजन का जो फैलाव है यह जो है 64 किलोमीटर ऊपर है ना। जब हम ऊपर की ओर जाएंगे 64 किलोमीटर तो ऑक्सीजन का फैलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। परंतु क्या होता है कि जैसे जैसे हम आपका 64 किलोमीटर ऊपर तक तो पूर्ण रूप से फैला हुआ है, लेकिन जमीन तल से जैसे ही हम 16 किलोमीटर से जैसे ही ज़्यादा जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो इसका अर्थ ये होगा कि जैसे ही 16 किलोमीटर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, फिर और जाएंगे तो और कम मिलेगा, मतलब इस तरह से क्या हो जाएगा, आगे जा करके हम लोग क्या होता है पूर्ण रूप से हम लोग के ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है वहाँ सांस ले सकते हैं, ठीक है ना। 16 किलोमीटर के उपरांत जाइएगा ऑक्सीजन लेवल घटते जाएगा और 64 किलोमीटर तक जो है आपका पूर्ण रूप से ऑक्सीजन समाप्त रहता है। 64 से 65 66 जाइएगा तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन परिपूर्ण रूप से वहाँ मौजूद नहीं रहेगा।
इसीलिए जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री जब जाता है हमारा, तो क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन व्यवस्था के साथ जाते हैं, ताकि वायु दाब जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाता है तो वायु दाब आपको कम दिखने लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका ऑक्सीजन के बारे में बताएं, ठीक है ना। और यह जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना उस तरह से, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताएं, ठीक है ना। अगला आपका है, अगला था आपका CO2, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसको साफ करते हैं थोड़ा। चलिए तीसरा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2। चलिए अब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानेंगे। कहा जाता है इसका जो परसेंटेज मात्रा जो होता है 0.03%, लेकिन अभी अगर देखा जाए वर्तमान समय में 2022 डाटा को चेक किया जाए तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया, बढ़ करके 0.04% हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए क्यों हो गया है, इसका जो है कारण क्या है। बहुत सारे समस्याएं हैं, औद्योगिक धंधा बहुत सारा चल रहा है, जिसके कारण पेड़ पौधे का क्या हुआ है, पूर्ण रूप से कटाई हो रहा है ना, अंधाधुंध कटाई हो रहा है। बहुत सारे कल कारखाने स्थापित हो गया है हमारे देश में, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल जो है दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हम लोग क्या है, बहुत सारे रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं, ठीक है। कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह वायुमंडल का सबसे भारी गैस है। कहेगा कि वायुमंडल में सबसे भारी गैस में किस गैस का नाम आता है, तो आपका CO2, है ना। यह जो है भारी गैस है, ठीक है ना। वायुमंडल का सबसे भारी गैस में आपका CO2 का नंबर आता है ना। CO2 गैस जो है सबसे भारी गैस के लेवल में माना जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यह सबसे निचली परत में क्या होता है, मिल जाता है। भारी होने के कारण क्या होता है, जब भी कोई वस्तु भारी रहेगा या जब भी कोई पदार्थ भारी रहेगा तो नीचे की तरफ नहीं लटकेगा, तो उसी तरह से यह गैस भारी हो जाने की वजह से क्या होता है, यह सबसे निचली परत में मिल जाता है। और यह फिर क्या होता है, इसका विस्तार जो होता है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसका विस्तार कितना तक है, 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ही आपको इसका फैलाव देखने को मिलेगा। लेकिन यह गैस भारी हो जाने के कारण क्या होता है, यह वायुमंडल का जो होता है सबसे निचली परत में क्या होता है, यह समाहित हो जाता है, ठीक है ना, और उसमें जा करके मिल जाता है। यह जो है इस गैस को हम ग्रीन हाउस गैस के भी नाम से जानते हैं, है ना। इस गैस का जो होता है कांच का घर, जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं ना, कांच का घर या पौधा का घर भी हम इसको कह सकते हैं। कहता है कि यह जो है ग्रीन हाउस का क्या है, एक उत्तरदायी गैस है ना। जब आपका प्रकाश के माध्यम से जो होता है, सूर्य के विकिरण से आपका क्या होता है, पृथ्वी तक यह गैस आता है, तो उसको एक ग्रीन हाउस बनाया जाता है, जिसके कारण वो तो आता है, लेकिन उस हाउस में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, सिर्फ आता है, लेकिन वो क्या होता है, विकिरण के माध्यम से फिर वापस जाता नहीं है। उस ग्रीन हाउस में क्या होता है, उसको कैद कर लिया जाता है, उसको रख लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है, एक ग्रीन हाउस का गैस का उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है ना। कहता है यह आग को क्या करता है, यह जो गैस है आग को बुझाने में भी मदद करता है, आग को बुझाने में मदद करता है, ठीक है ना। कहीं भी अगर आग लग जाए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड छिड़क दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आग बंद हो जाएगा लगना, ठीक है ना। तो ये जो आग को बुझाने में भी क्या करता है, मदद करता है। अगर एक चीज़ और अगर देखा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ना हमारे लिए कहाँ तक खतरे का निशानी बता सकता है, या हमारा जो जीवन जो है पूर्ण रूप से मतलब डेवलप कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्या ये
क्या ये सिर्फ हमारे लिए सिर्फ जो हानिकारक ही हैं? नहीं, कहा जाता है मेरे हिसाब से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मात्रा जो होता है हमको दम घुटने वाली गैस है, लेकिन कहा जाता है जीवन जो पृथ्वी पर जो जीवन जो है, पृथ्वी पर जो अस्तित्व जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, ठीक है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं रहेगा वायुमंडल में, कहा जाता है कि ना कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना नहीं चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है ना, उतना ज़रूरी माना जाता है। तो वायुमंडल में कहीं ना कहीं जो क्या बताया गया कि 0.03% जो है इतना लेवल जो है ठीक माना जाता है, इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना इससे ज़्यादा कम। इतना इसलिए माना जाता है कि अगर वायुमंडल में अगर CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर नहीं रहेगा वायुमंडल में, तो देखिए क्या होगा, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। देखिए हम लोग का जो जीवन है, हम लोग जो है किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, हम लोग का जो है आत्मनिर्भर हम लोग नहीं है, हम लोग का जो जीवन का जो अस्तित्व जो चल रहा है वो हम लोग जो है किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी हम लोग जो है पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं। जब तक उधर से ऑक्सीजन नहीं देगा तब तक हम लोग जीवित रहेंगे नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ऑक्सीजन का ज़रूरत है हम लोग को और पेड़ पौधों को ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड। जब तक उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा नहीं तब तक वो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन हम लोग को देगा नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना क्या है, बिल्कुल ज़रूरी है, और वो क्या होना चाहिए, लेवल तक होना चाहिए। ज़्यादा लेवल तक होने से क्या होता है, हम ही लोग को मतलब हानिकारक देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग जो है पृथ्वी पर अगर जी रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ पौधों को जो होता है जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जब हमारा पौधा जब भोजन जब बनाता है तो उसमें एक गैस का उसका खोज होता है ना, उस गैस को कौन सा गैस का धारण करता है, तो आपका CO2 गैस का धारण करता है। तो अपना CO2 गैस के माध्यम से क्या करता है, वो ऑक्सीजन बनाता है, और वही ऑक्सीजन जो होता है हम लोग को प्रदान होता है, जिसके कारण हम लोग का जीवन जो है परिपूर्ण रूप से चलता रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, इसको आग बुझाने में भी मदद करता है, इस तरह से बताएं। फिर अगर अगर और इसका विश्लेषण अगर देखा जाए औद्योगिक सामग्री के मामले में देखा जाए, औद्योगिक औद्योगिक सामग्री औद्योगिक सामग्री के रूप में देखा जाए, ठीक है, औद्योगिक सामग्री के रूप में अगर देखा जाए तो आपका कौन कौन सा सामग्री बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए सबसे पहले वेल्डिंग का काम जो होता है वो चीज़ बनेगा, है ना, एयर गन जो होता है वो चीज़ बनेगा, क्या क्या, वेल्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हो सकता है, या आपका एयर गन, एयर गन जो होता है, ये सब जो होता है आपको इससे सामग्री बन सकता है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा वीडियो का स्किप करते हैं और इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब चौथा हम लोग चलते हैं ओजोन के बारे में। ठीक है, अब ओजोन के बारे में चलते हैं, ठीक है। कहा जाता है ओजोन जो है गैस जो है यह एक ऑक्सीजन का ही एक क्या है, एक रूप देखने को मिलता है, एक विशेष रूप ऑक्सीजन का ही इसमें मिलता है। यह जो है वायुमंडल में आपका अत्यधिक ऊंचाइयों पर ही थोड़ी कम मात्रा पर मिलता है, ठीक है ना। ज़्यादा ऊंचाई पर इसको देखने को बहुत अधिक ऊंचाई पर ही थोड़ी कम मात्रा में मिलता है, मतलब ये जो है वायुमंडल का सबसे ऊंचा भाग में पाया जाता है, लेकिन बहुत इसका मात्रा कम होता है, लगभग इसका मात्रा देखा जाए तो 0.02% होता है, ठीक है ना। ओजोन गैस की जो वायुमंडल में जो मात्राएं जो होता है 0.02% माना जाता है। कहता है यह जो होता है यह सूर्य से आने वाले जो तेज परावैंगनिक विकिरण जो होता है, जो हमारे सूर्य जो है उससे जो एक क्या होता है, बहुत ही तेज जो होता है परावैंगनिक विकिरण जो है वो कुछ जो है अंश को क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। ओजोन का काम क्या है, ओजोन गैस का, कि जब भी सूर्य से जो एक किरण निकलता है, बहुत ही खतरनाक किरण निकलता है, कि अगर वो किरण हमारा पृथ्वी तक अगर पहुंच जाता है ना तो बहुत सारे बीमारी का कैंसर से रोग जिसको कहते हैं त्वचा कैंसर ये सब होना शुरू हो जाता है।
तो उसी विकिरण को क्या करता है, ओजोन जो जा करके उसको कवर करता है और उसको अवशोषित कर लेता है, पूर्ण रूप से अपने में क्या होता है वो समाहित कर लेता है, जिसके कारण जो होता है ओजोन गैस के माध्यम से हमारा जो परावैज्ञानिक जो किरण जो पृथ्वी तक जो आते रहता है वो पृथ्वी तक पूर्ण रूप से आ नहीं पाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ओजोन जो गैस है हमारा पृथ्वी का क्या है, सुरक्षा प्रदान करते रहता है। ठीक है ना। अगर दूसरा पॉइंट अगर इसका अगर देखा जाए तो यह जो है यह वायुमंडल को ओजोन गैस की मात्रा में अगर कमी हो जाए, कहा जाता है कि इस गैस का अगर कमी हो जाएगा, कमी होने पर इस गैस की कमी होने पर, ठीक है ना, देखिए अगर हमारा वायुमंडल में ओजोन गैस की अगर कमी हो जाएगा तो हम जो वही बताए थे जो सूर्य से क्या होता है परावैज्ञानिक किरणें, परावैज्ञानिक किरणें जो होगा पृथ्वी पर पहुंच जाएगा, पृथ्वी पर पहुंचने लगेगा, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो जाएगा हम लोग को क्या हो जाएगा, कैंसर से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। बहुत ही भयानक रोग है, एक भयानक रोग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे, है ना, जो एक भयानक रोग त्वचा कैंसर जिसको कहते हैं, त्वचा कैंसर से, ठीक है ना, त्वचा कैंसर से क्या हो जाएंगे हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए क्या होता है यह जो होता है ओजोन जो है वायुमंडल में होना जरूरी है, जो सूर्य से जो विकिरण जो निकलता है परावैज्ञानिक किरणें उसको अवशोषित करने की इसमें क्षमता होती है। अगर अगला पॉइंट अगर इसमें अगर देखा जाए तो वायुमंडल में यह जो होता है ना ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित होता है, यानी इसका जो फैलाव जो होता है 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के ऊंचाई तक इसका फैलाव हम मतलब मापा जाता है, केंद्रित होता है, मौजूद होता है। ठीक है। अगर इसका पूर्ण रूप से अगर जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो हम एक बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि यह जो गैस जो होती है यह आपका देखा जाए तो कैंसर रोग का तो एक बीमारी है ये है। अगर ये वाला गैस अगर नहीं रहता हमारा वायुमंडल में तो हम लोग तो पूर्ण रूप से कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इसमें एक गंध होता है, एक विशेष प्रकार की इसमें गंध होता है, तीखी गंध वाली विषैला गैस है ना। यह जो है एक तीखी गंध वाली विषैला गैस है। कैसी गैस वाली, तीखी गंध वाली विषैला गैस है। देखिए ये तीखी गंध जो होता है ना आपका एक विषैला गैस है ना। इस 2 पॉइंट से एक चीज़ हमको याद आया जो हम आप लोग के बीच शेयर करना चाहते हैं। ये जो तीखी गंध कैसे आया, ये विषैला गैस कब से आया और ओजोन गैस का जो खोज हुआ कैसे हुआ, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि जब 1840 ईस्वी में, कब की घटना है ये, 1840 ईस्वी की क्या है एक घटनाएं हैं जो एक वैज्ञानिक का नाम है, जब गैसों का जब पूर्ण रूप से परीक्षण जब किया जा रहा था है ना, ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस पूर्ण रूप से देखा जा रहा था उसका कैपेसिटी क्या है नहीं है। तो उस वक्त 1840 की घटनाएं क्या है कि एक शानबाइन, कौन सा, शानबाइन वैज्ञानिक ने क्या देखा कि इस ये जो गैस जो है ना एक गंध का कारण है ना, इसमें एक विशेष प्रकार का अत्यधिक एक विषैली गंध लगा उसको, शानबाइन को एक लगा गंध के कारण इस गैस का नाम क्या रख दिया, एक नया गैस का विश्लेषण किया शानबाइन ने है ना, देखा कि उस एक अलग टाइप का एक इसमें गंध, मतलब इस गैस में एक अलग टाइप का गंध है, तो उसने एक नई गैस का खोज कर लिया है ना, उसको लगा कि एक लगता है एक अलग प्रकार का गैस है ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसका जो है गंध पहचान करके इन्होंने क्या किया, इस गैस का बताया कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होता है, इसे ओजोन है ना, इन्होंने क्या किया ओजोन बताया, ओजोन, ठीक है ना, क्या बताया ओजोन नाम दिया।
ठीक है ना, किसने नाम दिया, सान बाइन ने। और ओजोन का जो पूर्ण रूप से, यानी देखिए पूर्ण रूप से अभी बताया नहीं कि ओजोन एक गैस है, ठीक है ना, ये सिर्फ क्या उसके गंध के माध्यम से, जो आपका तीखी गंध जो होता है ना, एक विषैला, हम बताए थे ना तीखी गंध विषैला, तो तीखी गंध के माध्यम से उन्होंने कह दिया कि ये कौन सा गैस है, एक नई गैस का हमको फील हुआ, इस तरह से है ना, वो फील करके बताएं कि शायद ये ओजोन नाम है। देखिए ओजोन का अर्थ क्या होता है, ओजोन का अर्थ जो होता है, यह एक यूनानी शब्द से बना है, यूनानी शब्द से ओजोन शब्द निकला, जिसका अर्थ होता है, यूनानियों में कहा जाता है ओजो, है ना, यूनानी शब्द क्या था, ओजो, ओजो से क्या बना, ओजोन, यूनानी शब्द क्या है, ओजो। और ओजो का जो अर्थ होता है, ये आपका मैं सूंघता हूँ, है ना, ओजो का अर्थ क्या क्या होता है कि मैं सूंघता हूँ, इस पर आधारित इस नाम को विश्लेषण किया गया, ठीक है ना। फिर 1865 में, ठीक है ना, कब, 1865 की बात अगर आता है तो 1865 में एक था नाम क्या, सोरेट, सोरेट, है ना, एक सोरेट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, इसका नाम जो है सिद्ध कर दिया कि इसका नाम क्या है, ओजोन होना चाहिए। और उन्होंने यह बताया कि यह जो है ऑक्सीजन का क्या है, एक अपरूप होता है। ये जो ओजोन गैस, यानी पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो सान बाइन ने ओजोन का नामकरण कर दिया कि ओजोन गैस का ही गंध है। उन्होंने इस रूप से क्या किया, ओजो शब्द जो है यूनानी शब्द से प्रतिपारण कर करके बता दिया, प्रतिरूप करके कि ये जो ओजो जो शब्द है यूनानी शब्द से ही निकल करके बना है, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ मैं सूंघता हूँ, ठीक है ना, जिसके कारण ओजोन गैस का नामकरण हुआ। फिर 1865 ईस्वी में एक सोरेट ने बताया, वैज्ञानिक ने बताया कि ओजोन जो गैस है, जो कहीं ना कहीं क्या है, यह ऑक्सीजन का ही अपरूप है ना, इस रूप को क्या कर दिया उन्होंने, साबित कर दिया, ठीक है ना, कि जो ओजोन जो गैस है कहीं ना कहीं क्या होता है, ऑक्सीजन का ही स्वरूप है, ऑक्सीजन का अपरूप है, ठीक है ना। इस बात को किसने प्रतिपादन किया, तो सोरेट ने, ठीक है ना, कब, तो 1865 ईस्वी में। और इसका एक अनुसूत्र बन करके तैयार हुआ, जिसका सूत्र होता है O3, ठीक है ना, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। तो इस तरह से आपको हमने ओजोन के बारे में बताया है। और अगला है आपका जलवाष्प, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं थोड़ा। चलिए अगला है आपका जल वाष्प। चलिए अब हम लोग जलवाष्प के बारे में जाने कि जलवाष्प है क्या। देखिए तो जलवाष्प जो है ना, यह जो है वायुमंडल में एक जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस होता है। मतलब यह जो है वायुमंडल में एक समान रूप से रहेगा नहीं, यह जो है क्या रहेगा, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ रहेगा, ठीक है ना, एक रूप से रहेगा नहीं, और हमेशा क्या होगा, यह परिवर्तनशील होते रहेगा, ठीक है ना। यह जो जलवाष्प जो है, यह जो एक समान रूप से रहता गैस नहीं है। दूसरा अगर देखा जाए तो वायुमंडल के जो संपूर्ण जो होता है जलवाष्प का 19%, वायुमंडल का वायुमंडल का 90% जो गैस होता है, ठीक है ना, यानी वायुमंडल का आपका जो 90% जो गैस होता है, यह जो भाग है पाया जाता है, ठीक है ना, वायुमंडल का 90% जो गैस जो है आपका जलवाष्प ही पाया जाता है। इसका जो है ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर तक ही सीमित है, ज़्यादा नहीं, कितना, 8 किलोमीटर तक इस गैस का क्या है, सीमित है, ठीक है ना। 8 किलोमीटर के बाद जो है आपका जलवाष्प के रूप में ये नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इसका जो सघन के कारण, इसमें जब एक सघन क्रिया होती है, तो सघन क्रिया के दौरान जो होता है बादल का निर्माण, वर्षा, कोहरा, ओस, हिम जिसको कहते हैं बर्फ गिरना आदि का निर्माण मतलब होते रहता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के तूफानों के भी क्या होता है, या जलवाष्प के से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, जो आपका बहुत सारा तूफान जो होता है, जो एनर्जी उसको मिलता है, वो आपका जलवाष्प के ही माध्यम से मिलता है, ठीक है ना। और अगर देखा जाए तो इस भाग को अवशोषित कर लेता है कौन, सूर्य का जो टेम्परेचर जो होता है ना, इस भाग को क्या, जब हमारा पृथ्वी के
लेवल में, जिस समुद्र तल में बहुत सारा है तो एक वेपर बन जाता है, वही क्या होता है जलवाष्प बन के ऊपर की ओर जाता है तो बादल का निर्माण होता है ना। फिर वही जलवाष्प क्या करता है, सूर्य का जो किरण जो होता है उसको अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार से एक यह क्या होता है, एक मुख्य रूप से भी पाया जाता है वायुमंडल में। कहा जाता है कि यह जो है एक ऊष्मा को संयोजित करके रखता है, और जो सूर्य का प्रकाश जो जब इसको अवशोषित कर लेता है तो क्या करता है, सूर्य का प्रकाश इस ऊष्मा एक धारण करता है, उसको क्या होता है संयोग करके रख देता है। इसी के कारण जो होता है पृथ्वी पर जो आपका क्या होता है, ना ज़्यादा ठंड का महसूस होता है ना ज़्यादा गर्मी का महसूस होता है। यानी कहने का मतलब यह एक कंबल का काम करता है। कब, जब यह प्रकार का क्या होता है, कंबल का काम कब करता है, जब इसमें आपका जो है सूर्य का जो टेम्परेचर से क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश जो रहता है इसका टेम्परेचर को क्या करता है, खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है, और अपना उस ऊष्मा को क्या करता है, बनाए रखता है, जिसके कारण इस गैस को हम पृथ्वी का आवरण भी कहते हैं, पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है। अगला देखा जाए तो वायुमंडल की जो स्थिरता जो होता है, यानी वायुमंडल जो स्थिर रहता है, परिपूर्ण रूप से शांत रहता है वायुमंडल, इस गैस के कारण ही रहता है ना। स्थिरता, वायुमंडल की स्थिरता, वायु मंडल की स्थिरता है ना, जलवाष्प के कारण ही होता है। ठीक है ना, वायुमंडल में जो स्थिरता होता है जलवाष्प के कारण ही आपको होता है। और अगर देखा जाए तो पृथ्वी के यह जो ताप जो होता है ना, जब पृथ्वी के ताप को क्या करता है, टेम्परेचर को हमेशा बनाने का काम रखता है। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर जो है सही रूप से दो गैस होता है, एक आपका होता है जलवाष्प, और CO2। ये दो गैस जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर जो होता है मैनेज करता है। पृथ्वी का जो टेम्परेचर ना बढ़ने देता है ना घटने देता है ना, मतलब पूर्ण रूप से ये मैनेज करके रखता है। तो इस तरह से हमने आज आपको वायुमंडल का जो है गैस के बारे में विश्लेषण करके बताया है। मुझे आशा है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग को अगर नोट्स करने का अगर मौका होगा तो मेरी आवाज़ जो है, मेरी आवाज़ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग का नोट्स ऑटोमेटिक बन जाएगा। बस ध्यान से सुनिए, इधर उधर ना, ठीक है ना। और एक स्थिर रूप से एकदम पढ़िए, और एक बार नहीं समझ में आए दो बार देखिए, दो बार नहीं समझ में आए तीसरा बार देखिए, लेकिन देखिएगा ज़रूर, और तभी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। अगर कुछ भी अगर दिक्कत है तो एक कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी बच्चे मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके वो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और खूब मन लगा कर पढ़ें। थैंक यू।